हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल व्याउ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बाजार में एक कमीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम अध्याय 10 के अंतर्गत समानता के लिए संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। समानता के लिए संघर्ष कहने का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उनके द्वारा अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सरकार के प्रति विरोध जाहिर किया जाता है, उनको हम एक संघर्ष का नाम देते हैं। या वो आंदोलन के थ्रू हो सकता है, या धरना प्रदर्शन के थ्रू हो सकता है, या जैसे कि गरीब और अमीर में भेदभाव, या धर्म के आधार पर भेदभाव, या जाति के आधार पर भेदभाव। इसको हम कई रूप में देख सकते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन में पढ़ा था। एक कांता का एग्जाम्पल, जो वोट देने के लिए वहाँ पे देखती है कि जितने भी वर्ग के आदमी हैं, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई शिक्षक है, चाहे कोई उच्च वर्ग से रिलेटेड है, या कोई गरीब वर्ग से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वोट का राइट क्या है? सबको एक समान है और सब कोई अपने अकॉर्डिंग वोट देने के लिए सक्षम है। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? अंसारी दंपति। अंसारी दंपति जहाँ पे इनके साथ धर्म के आधार पे भेदभाव किया गया था। इनको रूम ढूंढने के लिए 1 महीने तक संघर्ष करना पड़ा था और इनको सुझाव दिया गया था कि आप अपना नाम बदल कर क्या कीजिए, श्रीमती कर लीजिए। लेकिन इनके पास पैसा रहते हुए भी और बहुत सारे बहाने बनाए गए, जैसे कि आप नॉनवेज खाइएगा क्योंकि आप मुस्लिम वर्ग से संबंधित है। यानी धर्म के आधार पे इनके साथ क्या किया गया? भेदभाव किया गया, जिसके कारण इनको भी संघर्ष करना पड़ा। मेलानी जब ये काम करती है तो इसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, यानी अगर मिलता भी है तो उतना नहीं मिलता जितना वो अपना भोजन और अपने बच्चे का भोजन का पूर्ति कर सके। यहाँ तक कि व्यवहार भी अलग तरीके से किया जाता है। यानी जिस घर में ये काम करती है वहाँ पे क्या होता है, यानी ठंडी के दिनों में भी इसको स्लीपर यूज़ करने से मना किया जाता है। ठंडा तो सबको लगता है, तो वहाँ पे भी इसके साथ क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग ये भी देखे थे, रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स जब ऑफिस से जाती हैं थक कर, बस में बैठती हैं, और ये क्या रहती हैं? अश्वेत महिला, जो दक्षिण अफ्रीका का घटना था, जो इसके पहले वाले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन एक श्वेत नागरिक आता है और बोलता है कि आप उठ जाइए, लेकिन ये क्या करती हैं? मना कर देती हैं। जब मना कर देती हैं तो ये क्या हो जाता है? एक आंदोलन के रूप में उभर जाता है कि एक अश्वेत महिला होके क्या की? श्वेत आदमी का विरोध की, यानी सीट देने से मना कर दी। तो सीट तो सबका होता है, यानी श्वेत और अश्वेत में सीट के लिए तो भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में क्या था? रंगभेद था, यानी रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जिसके कारण इनको क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि समानता के लिए लोग क्या किए? बहुत सारे संघर्ष किए गए। जैसे कि एक और जूठन हम लोगों ने पढ़ा था। जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का रचना था, उनको क्या किया गया? जब स्कूल वो जाते थे तो अदर स्टूडेंट के साथ अच्छे से बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था, और उनको क्या किया जाता है कि प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाने के लिए कार्य दे दिया जाता है, और वो क्या करते हैं? दिन भर झाड़ू लगाते रहते हैं, और अदर बच्चे देख के क्या करते हैं? हंसते रहते हैं। लेकिन एक दिन का घटना क्या होता है कि जब उनके पापा देखते हैं तो वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो उनको भी क्या करना पड़ा? समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमने पढ़ा था कि उनको भी जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को समान माना जाता है, हर नागरिक को समान दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति भिन्न हो, या किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, या कोई गरीब हो या कोई धनी हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है? सबको एक समान भाव से देखा जाता है। यानी राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता के अधिकार के अंतर्गत। एक और है राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार।
इसके थ्रू क्या पता चलता है कि जितने भी वयस्क नागरिक हैं, यानी 18+ जितने भी नागरिक हैं, उनको क्या है, वोट देने का राइट है, यानी वो अपने अकॉर्डिंग अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार रखते हैं, यानी इसमें किसी पे भी दबाव नहीं है। एक और देखा जाता है कि कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति आती है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, वो पिछड़े आ जाते हैं। जहाँ कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक बूढ़ी औरत है, वो क्या करती हैं, अचार बनाने का काम करती हैं। और लेकिन जैसे कि बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट कराती है, यानी विज्ञापन करने का काम कराती है। लेकिन इनके पास उतना संसाधन नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, इसके कारण क्या होती हैं, ये पीछे हो जाती हैं, उनसे प्रतियोगिता में क्या होती है, पिछड़ जाती हैं, और संसाधन के अभाव के कारण इनको संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल कि जब स्वास्थ्य सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, यानी निजीकरण देखा जाता है। निजीकरण कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि हेल्थ सेक्टर का हम बात कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर यानी स्वास्थ्य सेवा, यानी सभी लोगों को मुहैया कराना। तो अभी के टाइम में क्या देखा जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर बनते हैं, तो क्या करते हैं कि अपना क्लिनिक चलाते हैं, यानी कोई ज़्यादा सरकारी डॉक्टर बनने का वो काम नहीं करता है। तो अपना क्लिनिक यानी निजी रूप से चलाना, अपने अकॉर्डिंग उसका इलाज के लिए पैसा मुहैया कराना, यानी अगर हम एक्सरे के लिए 800 रुपये ले रहे हैं तो हम 800 लेंगे, अगर दूसरा चाहता है कि हम 1000 लें तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने लिए डिसाइड कर सकता है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, जिसके कारण क्या हो, जितने भी गरीब वर्ग हैं उनको इसका सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक हाकिम शेख का उदाहरण था, जिनका ट्रेन एक्सीडेंट में क्या हुआ था, सिर फ्रैक्चर हो गया था। जब उनको ब्रेन में फ्रैक्चर हुआ तो उनको जब डॉक्टर के पास लेके गया तो बहुत सारे सरकारी अस्पताल द्वारा रेफ़र किया गया, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, बहुत सारे जगह फुल थे, कहीं डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसा वहाँ पे देखा गया, जिसके कारण कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा क्या किया गया कि जितना भी इनमें पैसा लगा बाद में, क्योंकि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जितना पैसा लगा उनको सरकार द्वारा क्या किया गया, मुहैया कराया गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोगों को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखें तो महिलाओं के द्वारा किया गया काम पुरुषों के काम के अलावा क्या होता है, तुच्छ माना जाता है। यानी अगर पुरुष ऑफिस में काम करके आ रहा है तो महिला अगर घर में काम कर रही है तो उनको एक समान नहीं माना जाता है, यानी उनका तो ये काम ही है, उनको तो करना ही चाहिए। लेकिन वही काम अगर पुरुष करता है तो क्या उनका वर्चस्व माना जाता है, यानी उनके सामने वो तुच्छ मानी जाती है। इसके अलावा इस आधार पे भी उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। धर्म, जाति और लिंग वे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पे आज भी भारत में लोगों के साथ क्या किया जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है। कास्ट डिफर, जैसे कि रिलीजन बेस्ड, जैसे कि अभी भी जैसे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग क्या कि मुस्लिम के घर नहीं जाते हैं खाना खाने, या जो निम्न वर्ग से संबंधित है तो उनको अपने से दूर रखते हैं, या जाति के आधार पे भी बहुत सारे भेदभाव, यानी अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन कहीं कहीं ये भी भेदभाव क्या किया जाता है, देखा जाता है। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति असमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिलोजन से सामने आते हैं। जैसे कि निम्न वर्ग, जैसे कि हम एक इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कि अगर आपके घर कोई धोबी आ गया तो ऐसा तो हम नहीं करते कि जिस प्लेट में हम खाना खा रहे हैं उसी प्लेट को दे देते हैं कि आप भी इसमें खाना खाइए। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि अगर हम उनको बैठाना भी चाहें तो वो बैठने से मना करते हैं, वो नहीं बैठते हैं, वो असहज महसूस करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एक असमानता का भाव होता है, यानी यहाँ पे भी एक हम क्या देखते हैं, असमानता की स्थिति देखते हैं।
इसके अलावा दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों के बीच में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या क्या है, बहुत ही अधिक है। यानी जो निम्न वर्ग है उनके पास पैसे नहीं है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, या उसी क्षेत्र में सुविधा नहीं होने के कारण दूसरे क्षेत्र में भेजने की स्थिति में वो क्या करते हैं, पढ़ाई छुड़वा देते हैं। एक डेटा दिया गया है सेंसस के अकॉर्डिंग 2001 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार हमारी जनसंख्या में कितना था, 48% महिला, 13% मुसलमान और 16% दलित और 8% आदिवासी व्यक्ति शामिल हैं। और एक और पॉइंट है कि भारत में यह क्या है, एक रियलिटी है कि जो गरीब वर्ग है वो सामान्यतः क्या है, दलित है या आदिवासी है या मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, जो विशेष रूप से क्या है, महिलाएं हैं। समानता के लिए संघर्ष, यानी समानता के लिए संघर्ष करने का मतलब जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा कि एक ही जगह समानता के लिए संघर्ष नहीं किया जाता है। यानी दुनिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे असमानता का व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण लोगों को विरोध करना पड़ता है और उनको अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, जिसको संघर्ष का नाम दिया जाता है। यह शहर में भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है, यानी कई अन्य क्षेत्र में हो सकता है। इसके अलावा जितने भी व्यक्ति हैं ये क्या करते हैं, अपने मानवीय गरिमा को क्या करते हैं, एक यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। जैसे कि तवा मत्स्य संघ, तवा मत्स्य संघ में ये बताने का प्रयास किया है जैसे कि ये एक एमपी का एक संघ बना हुआ है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे पुअर पीपल का समूह रहता है। वहाँ पे क्या होता है कि अचानक से सरकार द्वारा बोला जाता है कि यह जो क्षेत्र है जानवरों के लिए अभयारण्य यानी उनका आवास स्थान बनाने के लिए कार्य किया जाएगा और यहाँ पे बांध का निर्माण किया जाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा यानी खाली करना पड़ेगा, यानी इस क्षेत्र को छोड़ के आपको अन्य क्षेत्र में बसने का काम किया जाएगा। इसके अलावा कभी कभी ऐसा स्थिति देखा जाता है कि किसी कंपनी द्वारा कोई प्रोजेक्ट स्थापित करना है और वो चाहती है कि इस क्षेत्र में उसको मुनाफा है, लेकिन वहाँ पे पहले से कोई बस्ती वहाँ पे अवस्थित है जिसको क्या करती है, वो हटाने का प्रयास करती है। लेकिन जब वहाँ के लोग वहाँ से हटने के लिए मना करते हैं, यानी वो अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर वो रहते हैं तो उनके बच्चे का स्कूली शिक्षा, अगर वो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उसके लिए उस टाइम के लिए बाधित होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण वे क्या करना चाहते हैं, वे अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो कंपनी है या गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनको बाध्य किया जाता है कि नहीं, आपको इस स्थान को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में घटना होती है जिसके कारण बहुत सारे जो मछुआरा वर्ग होता है यानी जो विस्थापित लोग होते हैं उनको यहाँ पे अभयारण्य जब घोषित किया जाता है और बांध निर्माण का कार्य स्टार्ट किया जाता है तो इनको दूसरे जगह बसने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो वो एक ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे एक नदी का क्षेत्र होता है, यानी नदी के किनारे वाले स्थान में ये अपना क्या करते हैं, बस्ती का निर्माण करते हैं और जो नदी रहती है उसके थ्रू जितना भी मछली पकड़ते हैं उससे अपना आजीविका चलाने का काम करते हैं। यानी उसके थ्रू उतना तो पैसा नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी इनकी दैनिक क्रियाविधि क्या होती है, चल जाती है। तो उस क्षेत्र में 1958 में बांध निर्माण का कार्य स्टार्ट होता है और 1978 में कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन जब बांध निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है तो जंगल से जब विस्थापित लोग होते हैं तो उनके द्वारा तो सारा कुछ खो दिया गया रहता है और वे मछली पकड़ के ही अपनी आजीविका चलाने पे निर्भर रहते हैं। यानी वो एक मछली पकड़ने का काम को अपना व्यवसाय बना चुके रहते हैं
और उससे वो क्या करते हैं, जो भी धन अर्जन का काम करते हैं उसके थ्रू अपनी आजीविका चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन 1994 में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो निजी ठेकेदार हैं उनको मछली पकड़ने का काम दे देती है। अब सरकार अगर निजी ठेकेदार को मछली पकड़ने का काम दे देगी तो जितने गांव उस पर निर्भर है उनको मछली पकड़ने का राइट नहीं होगा। तो अगर उनका राइट नहीं होगा तो उनकी जीविका नहीं चलेगी, तो जीविका नहीं चलेगी तो वो विरोध करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि धरना प्रदर्शन होगा। और जो निजी ठेकेदार हैं ये क्या करते हैं कि जब ये मछली पकड़ने जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, यानी लाठी डंडे से पीटा जाता है, यानी गुंडे बुलाकर उनको धमकी दी जाती है कि आप यहाँ से हटो, यहाँ से निकलो। जिसके कारण जितने भी मछुआरे हैं वो अपने राइट का रक्षा करने के लिए, यानी अपने अधिकार का रक्षा करने के लिए एकजुट होते हैं और एक संगठन बनाते हैं और उसके थ्रू एक समूह क्रिएट होता है और वो लड़ाई करते हैं, जिस संगठन का नाम होता है तवा मत्स्य संघ, यानी TMS। अब ये क्या करते हैं, सरकार के सामने अपना बात रखते हैं। सरकार को इसके लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि ये अगर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्राउड होगा, भीड़ होगा, जिसके कारण सरकार के काम में बाधा उत्पन्न होगा, जिसके कारण सरकार को कुछ कदम उठाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार सरकार क्या करती है कि एक समिति का गठन करती है कि इस मामले की समीक्षा कीजिए कि इनका जीवन यापन कैसे चलता है। फिर 1996 में मध्य प्रदेश की जो सरकार है उनके द्वारा यह बोला जाता है कि जितना भी जलाशय में मछली पकड़ने का काम है विस्थापितों को ही के पास ही रहने दिया जाए, यानी जो जंगल से विस्थापित होकर मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे स्थित हैं उन्हीं को ये अधिकार मिले। इस प्रकार 2 महीने बाद उनको क्या होता है, 5 वर्ष का पट्टा मिल जाता है, यानी वो लीज पे मछली पकड़ने का काम स्टार्ट कर देते हैं। और 2 जनवरी 1997 यानी 1997 की घटना में जितने भी 33 वर्गों का जो समूह है उनके लिए एक नया साल के रूप में ये उपस्थित होता है, यानी समानता के लिए संघर्ष। यानी कहने का मतलब हुआ कि इनको आंदोलन करना पड़ा, यानी अगर ये अपने राइट के लिए नहीं लड़ाई करते हैं तो इनको वो राइट नहीं मिलता, यानी मछली पकड़ने का। इनको फिर विस्थापित होना पड़ता, यानी ये जहाँ भी जाते इनको हटा दिया जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक संगठन तैयार किया जिसके थ्रू इन्होंने अपने अधिकार का रक्षा किया और अपने आजीविका के स्रोत को बचाया। और बाद में ये जो तवा मत्स्य संघ हुआ एक सहकारी समिति के रूप में गठित हुआ और जितने भी मछुआरे थे, ये जितना भी मछली पकड़ने का काम करते थे, जितनी भी मछलियाँ ये पकड़ते थे उस समिति में देते थे और इनको उससे मुनाफा भी मिलता था और उचित मूल्य की प्राप्ति होती थी। और पहले से इनकी जो आय थी 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई, यानी अगर कोई 20 रुपये कमा रहा था तो 3 गुना यानी 60 रुपये कमाएगा। यानी समिति से जुड़ के इनको क्या मिला, बहुत फ़ायदा मिला। फिर जाल खरीदने और रख रखाव के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी समिति द्वारा की गई और बहुत सारे ऐसी व्यवस्था और भी की गई कि किस ढंग से हम मछलियों को पाले या मछलियों का उत्पादन और बढ़ाएं कि हमारे आजीविका में क्या हो और वृद्धि हो और अच्छे तरीके से प्रबंधन इसका किया जाए। इसके बारे में सारा TMS यानी तवा मत्स्य संघ नामक सहकारी समिति द्वारा बाद में उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार हम देखें कि समानता के लिए कितना संघर्ष किया गया। जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है, जानने का हक रे, यानी एक कविता द्वारा बताया गया है कि मेरे सपनों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे हैं इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं। यानी बरसों से जिसके पास जीविका नहीं है, यानी काम नहीं है, नौकरी नहीं है, वो उसके पास नौकरी क्यों नहीं है, वो ये जानने का क्या है, उसके पास राइट है।
मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गांव-गांव चलना पड़े, क्यों बस का निशान नहीं। यानी परिवहन की सुविधा नहीं है तो क्यों नहीं है उस क्षेत्र में, यानी अन्य क्षेत्र में है लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर वो सुविधा नहीं है तो यह क्यों नहीं है, यह मुझे जानने का हक है। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते दाने, मुझे मुट्ठी भर धान अन्य नहीं। यानी जैसे कि क्या होता है कि स्टॉक किया जाता है खाद्य जो फसलें होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जो गरीब वर्ग है उनको अनाज नहीं मिलता है, तो वो उनको क्यों प्राप्ति नहीं होती है, इसके बारे में उनको क्या है, जानने का हक है। वो इस कविता के माध्यम से अपना प्रस्तुत करते हैं। मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं, सुई दवाखाने, पट्टी टाके का सामान नहीं। यानी अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर यहाँ पे ये सुविधा नहीं है तो क्यों नहीं है। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों साला मेरे गांव में नहीं। यानी मेरे जो बच्चे हैं, यानी जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनको पढ़ने का भी अधिकार है, लेकिन वो दिन भर काम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई पाठशाला नहीं है, तो क्यों नहीं है ये भी उनको क्या है, जानने का राइट है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से अपने राइट को दर्शाया गया। एक असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी हम लोग क्या करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, यानी अपने राइट के लिए लड़ते हैं। यानी जहाँ पे भी भेदभाव देखा जाता है हम क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं और बहुत सारे उस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। इसको नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी किया जा सकता है, या नृत्य के माध्यम से, या संगीत के माध्यम से, कि लोगों का इस पे क्या हो, दृष्टि पड़े और इस संघर्ष में और भी व्यक्ति क्या करे, भूमिका निभाए। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। इसमें क्या, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे यह बताया गया है कि जितने भी पीपल हैं उनके साथ क्या किया जाता है, समान व्यवहार किया जाता है, उनके राइट का रक्षा किया जाता है। और हमको अगर न्याय पाना है तो हम किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की क्षमता का ही होता है। यानी हम गीत के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का काम करते हैं, यानी प्रस्तुत कर सकते हैं। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। यानी अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने राइट की रक्षा करने के लिए आंदोलन करता है, जो एक संघर्ष का नाम होता है, और यह जस्टिस के अकॉर्डिंग आता है, यानी जस्टिस के थ्रू, यानी न्याय दिलाने का काम करता है। जैसे कि हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ें। इसके अलावा अगर लोकतंत्र में चुनौती की बात किया जाए कि लोकतंत्र में चुनौती क्या है, तो जैसे कि हमने उधर पढ़ा था स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण। तो स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण यानी हेल्थ सेक्टर का अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो ऐसा स्थिति सबका नहीं है कि सब कोई एक समान रूप से पैसा देके अपना इलाज कर सके। यानी अगर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं अगर पर्याप्त होती हैं तो बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तो जिसके कारण उनका पैसा भी बच जाता है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना इलाज करने में सक्षम हो पाते हैं। लेकिन अगर हमारे हेल्थ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की स्थिति बढ़ते जाती है तो क्या देखा जाएगा, यानी एक समय स्थिति ऐसा आएगा कि जो गरीब वर्ग है, जो दलित है या निम्न वर्ग से संबंधित वर्ग है, उनके पास पैसा नहीं रहेगा और वे इलाज के अभाव में रोगग्रस्त रहेंगे। या जैसे कि एक और एग्जाम्पल हमने देखा था कि महिलाओं को श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती है। जैसे कि कपास के लिए उत्पादन के लिए लोगों को व्यापारी पे निर्भर रहना पड़ता है, यानी व्यापारी आएगा तो उससे ऋण ले लेते हैं तो उन्हीं को बेचना पड़ता है, जिसके कारण बाज़ार में जो कीमत मिल रहा होता है कपास का वो व्यापारी नहीं दे पाता है, जिसके कारण उनको घाटे का सौदा करना पड़ता है। तो ये भी स्थिति देखा गया। तो ये क्या है, लोकतंत्र में एक चुनौती के रूप में शामिल है।
इसलिए लोकतंत्र के लिए समानता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो बताइएगा आपको लेसन कैसा लगा, और इसमें कोई भी गलती हो तो आप फीडबैक के रूप में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच।